तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये सैंपल पेपर हम लोग कर ही रहे थे बच्चों। ये आपका इस सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है और ये जो सैंपल पेपर है बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। जो कल आपका पेपर होने वाला है ना, 20 मार्च 2023 को जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कल के पेपर में रिपीट होने के चांसेस है, क्योंकि इस सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन ही वही लिया गया है जो सीबीएसई के पिछले 10 साल के पेपर के अंदर बार बार ही रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है बच्चों वो और भी बेटर से बेटर तरीके से, कह लीजिए बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। पॉलिटिकल का जो कल आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो हमारे होने वाले हैं वो 80 होने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आता है वो कुछ इस तरह का आता है, मैंने आपको बहुत बारी दिखा रखा है। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है प्रीवियस सैंपल पेपर वाली वीडियोस में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिएगा, वहां पर मैंने आपको इसको समझा रखा है। फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यही चीज आपका इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आपको इसको इंग्लिश में पढ़ना है, समझना है, तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो कल आपका पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए ये बातें। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए और कैसे हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे मैप, कार्टून और पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है। जो पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने बनाया था, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर जाकर के देखिएगा। उसके अंदर हमने सेक्शन ए प्लस में बी प्लस में सी, ये तीनों सेक्शन कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी और इसके आगे वाले जो सेक्शन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन डी है उसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस क्वेश्चन पेपर का 24वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए, मतलब बता रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश, एक पैसेज दे दिया है आपातकाल से संबंधित। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास बच्चों करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गद्यांश दे रखा है। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा किया गया था। ठीक है, यह आपातकाल घोषित किया गया था। तो अनुच्छेद 352 के तहत यहाँ पर जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा जारी की गई, मतलब आपातकाल घोषित तो किया गया, वो किसने किया। जैसे आपको, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपातकाल वाले दिन जो है सो कि इंदिरा गांधी जी आती है, रेडियो पर वो भाषण देती है कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आपातकाल, तो वो ये नहीं बोली कि यहाँ आपातकाल, वो बोली आपातकाल की घोषणा की है, इससे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट इट। इस तरह से करके वहां पर वो भाषण था, काफी लेजेंडरी भाषण था भैया, देख लेना। और उसके बाद जो हुआ वो तो सब आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा जारी की गई, तो वो राष्ट्रपति थे उस टाइम के हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जी। ठीक है, इनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद जी, जो उस टाइम के हमारे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इनके द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा निष्प्रभावी हो जाता है,
ये सही है। सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती है, केंद्र सरकार जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, आपातकाल की स्थिति में सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, जो कि उस टाइम पे हुआ भी था आपातकाल के दौरान, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सारे स्टेटमेंट हमारे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया, तो उन्होंने यहाँ पर एक कारण दिया था, देश में अंदरूनी गड़बड़ी की उनको आशंका लग रही है, जिस कारण से वो आपातकाल लगा रही है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा कि रीड द पैसेज, आपको ये पैसेज रीड करना है और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये आप पैसेज देख सकते हैं, इस तरह से वही वाला पैसेज है, बस मीडियम चेंज हो गया है, इंग्लिश हो गया आपका। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था हमारा कि अंडर विच आर्टिकल द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन जून जो है 25 जून 1975, यानी कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इशू द जैसे कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो वो है भैया हमारे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी ने उस टाइम पे जारी किया था घोषणा कि हाँ भैया आपातकाल इमरजेंसी लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने किस बेसिस पे इंपोज किया था नेशनल इमरजेंसी, तो यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस तरह से ये बात बोली गई थी कि देश में आंतरिक अशांति है, जिस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपातकाल लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका मैप वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। मैप वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि वह राज्य जहां जनवरी 1947 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है भैया आपका बिहार। अब बिहार आपको मैप में कहां देखने को मिलेगा, तो ये आप इंडिया का मैप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो बी से लोकेट कर रखा है ना, ये वाला, ये हमारा बिहार है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बिहार, यहाँ पर आपको बिहार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 के चुनाव में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी थी। ठीक है, in the election of 1977 the अकाली दल गवर्नमेंट was formed in this state, तो वो कौन सा है भैया, वो है हमारा पंजाब। अब पंजाब आपको कहां देखने को मिलेगा, आप ये देख सकते हैं इंडिया का मैप, यहाँ पर ये जो ए से लोकेट कर रखा है ना आपका, ये है पंजाब। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये हमारा पंजाब, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित राज्य, ठीक है, स्टेट रिलेटेड टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो कौन से राज्य से संबंधित है, तो वो है भैया उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। अब यूपी आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं, ये डी से लोकेट कर रखा है, तो तीसरे क्वेश्चन का ये जो डी है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन कि वह राज्य जहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो कौन सा राज्य है भैया, वो है आपका केरल। अब केरल आपको कहां देखने को मिलेगा, ये एकदम नीचे आ जाइए इंडिया के मैप में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ना, ये सी से जो लोकेट कर रखा है, ये है आपका केरल। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन का माफी चाहूंगा, चौथे क्वेश्चन जो हमसे पूछा था उसका ये सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, और आपका जो पेपर आएगा कल का, उसके अंदर कुछ इस तरह से होगा आपका भरने का मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसी टाइप का पैटर्न आपका आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन था मैप के अंदर किस उससे लोकेट कर रखा था, अल्फाबेट कंसर्न कौन सा था, बी, और यहाँ पर स्टेट का नाम कौन सा था हमारा, वो था बिहार। तो इस तरह से यहाँ पर करना है। आई होप हम लोग आ गए हैं 26वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है, दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये आपको एक कार्टून दे दिया, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको आपको समझना है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्टून किससे संबंधित है, ये अमेरिका से संबंधित है। क्या है भैया, अमेरिका की नई विदेश नीति। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मोटा सा जो आदमी है, इस तरह से करके कार्टून के अंदर, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मोटा सा आदमी यहाँ पर अमेरिका के रूप में दिखाया गया है, और इस पतले आदमी को क्या कर रहा है, इस तरह से, मतलब ये है ना, ये जो एकदम सामान्य आदमी है, पतला नहीं, एकदम सामान्य आदमी है, तो उसको पंच मार रहा है, इस आदमी से निकल रहा है ओह, फिर नीचे आए तो इधर कुछ और बातें लिख रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उफ मुझ पर हमला क्यों। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है अमेरिका कि तुझसे मुझे खतरा था, इसीलिए तुझ पर हमला मैंने कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कार्टून है। अब देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पर इसी कार्टून से संबंधित कि यह कार्टून क्या दर्शाता है, तो ये कार्टून जो है अमेरिका की नई विदेश नीति को दर्शाता है, कि अमेरिका की जो नई विदेश नीति है ना, वो ऐसी होती है कि भैया अपना फायदा अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद भैया कोई देश रहे या ना रहे। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को ये कार्टून दिखा रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है
कि यह कार्टून वर्तमान भू राजनीति के बारे में किस ओर इशारा कर रहा है। तो ये जो कार्टून है एक ध्रुवीय विश्व की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यह सैनिक अभियान समकालीन विश्व राजनीति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उदाहरण है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कौन सी महाशक्ति का वर्चस्व हो गया? तो आप सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया। आपका जो कार्टून वाला क्वेश्चन कल के पेपर में आएगा बच्चों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने कार्टून वाला आपका वीडियो बनाया है उसी में से कोई एक आ जाएगा, नहीं तो ये जो कार्टून करा रहा हूँ क्या पता यही आ जाए। ठीक है, मतलब उतना टफ भी नहीं आएगा क्योंकि देखो कार्टून में आपको दे दिया एमसीक्यू। ठीक है, आपको क्या है क्वेश्चन को समझना है और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। उसके बाद स्क्रीन कह रहा हूँ आपके पेपर में दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो लगता है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, तो वो आपको सिलेक्ट करके लिख देना है। जैसे यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। आई होप यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कार्टून है इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है कि द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी, यानी कि यूएस का नया विदेश नीति, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहेंगे और आंसर आपको लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वीडियो को पॉज करके अपना पूरा का पूरा आंसर और क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। बेसिकली 6 नंबर वाले जो 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। ये क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें से अगर 3-4 क्वेश्चन भी आ गया कल के पेपर के अंदर तो आपकी बल्ले बल्ले है भैया, क्योंकि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करता है। अगर 4 क्वेश्चन आ गया तो कितना हो गया भैया? 6 चौक 24 नंबर तो आपका ऐसा ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन 6 नंबर का, कि भारतीय राजनीति के 6 प्रमुख मुद्दों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, भारतीय राजनीति के 6 मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला मुद्दा आप लिख सकते हैं 3 तलाक, जिसके अंदर तलाक 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 बोलने से तलाक हो जाया करता था। तो ये क्या होता था, उनकी जो गरिमाएं होती थी, महिलाओं की गरिमा और उनके अधिकारों को बरकरार रखा गया था और औरतों का निर्णय और शोषण और सुरक्षा को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये 3 तलाक तो अब खत्म कर दिया गया। 3 तलाक से ना महिलाएं अपने आप को काफी अनकंफर्टेबल या कह लीजिए असुरक्षित महसूस करती थी। भारतीय राजनीति में ये मुद्दा बहुत उठा था उस टाइम पे, तो एक ये चीज आप लिख सकते हैं। और 3 तलाक के अंदर ही साहबानो केस के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, साहबानो केस क्या है आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि साहबानो एक मुस्लिम महिला का नाम था। उनके पति ने भी उनको 3 तलाक के नाम पर तलाक दे दिया था। उनका ये कहना था कि मेरे को भत्ता दे दो जिससे कि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं, और उनके पति ने उनको भत्ता नहीं दिया, महीने का कुछ रुपए नहीं दिया उनको, तो उसके नाम पर बहुत ज्यादा मतलब आगे चल के बहुत दिक्कतें हुई थी। ठीक है, तो वो था आपका साहबानो केस। ठीक है, उसके आगे भारतीय राजनीति में अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। 370 जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको निरस्त कर दिया गया। यह पुष्टि करते हुए कि भारत का यह एक अभिन्न अंग है। तो इसको लेकर के भी राजनीति में बहुत ज्यादा जो है सो की उथल पुथल हुई थी, ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, खास करके पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी बातें आ रही थी। उसके आगे चले तो अगला है कृषि कानून निरस्त करना। किसानों का 1 साल का विरोध था बड़े पैमाने पर। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो वहां के किसान हैं वो दिल्ली में धरने के लिए आकर के बैठ गए थे। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था और इस न्यायपालिका के हस्तक्षेप और एक विशेषज्ञ के गठन के नेतृत्व किया गया। यहाँ पर एक कमेटी बनाया गया और अंत में जो कृषि कानून था, यहाँ पे फार्म लॉ था, वो निरस्त कर दिया गया, पूरी तरह से हटा दिया गया। आपने भी देखा होगा दिल्ली में जो हुआ था अभी कुछ ही टाइम पहले तो हुआ था। ठीक है, तो ये आपने देखा ही होगा। तो इस तरह से ये भी राजनीति के अंदर बहुत गहमा गहमी हुई थी। बहुत सारे यहाँ पर पार्टी कह रही थी कि ये गलत है ये सही है, तो इसका भी बहुत ज्यादा विवाद। सीएए और एनआरसी कानून अल्पसंख्यकों के नागरिकता में तेजी लाने के लिए पड़ोसी राज्य, हालांकि भारत के भीतर भय जमा हुआ। इस सीएए और एनआरसी कानून लाया गया जिसके ऊपर भी यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर बहुत विरोध हुआ और बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो ये भी आप चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है राम जन्मभूमि को लेकर के विवाद है कि यहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है। यूपी में एक जगह है अयोध्या, ठीक है, वहां पर राम जन्मभूमि को लेकर के विवाद है कि हाँ भैया यहाँ पर मंदिर था कि मस्जिद था। हालांकि 2019 में यहाँ पर मामला बिल्कुल शांत हो गया क्योंकि सरकार की तरफ से फैसला आ गया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा।
ठीक है, और जो है सो कि वो मामला शांत हो गया। वहां पर मस्जिद के लिए भी अलग से जगह दी गई थी। तो इस तरह से ये कुछ मुद्दे हैं और कुछ और भी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। ये भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्रमुख मुद्दे, इनके बारे में पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है वो नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति सदैव विवादग्रस्त एवं संघर्ष युक्त रही है, क्यों, ये आपको बताना है। तो देखो, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तो जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिक्स है ना भैया, एकदम कह लीजिए हिला हुआ था, क्योंकि कभी वहां पार्टी आती थी, कोई कोई पार्टी चली जाती थी, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चल पाती थी, और जो भारत के अंदर एक मर्जर होना चाहिए कश्मीर का, वो हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इसके क्या कारण थे? तो इसके कारण थे भैया, कश्मीर के 3 सामाजिक आर्थिक क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 3 क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ था। एक ये कारण था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति सदैव विवादग्रस्त। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? पाकिस्तानी सेना द्वारा कबालियों के रूप में आक्रमण, ठीक है। पाकिस्तान की जो सेना थी, वहां की जो आर्मी थी, कबालियों को लेकर के इस तरह से आक्रमण कर दिया। एक ये भी कारण है कि वहां की जो राजनीति उथल पुथल वाली रही है, ठीक है, विवाद वाली रही है। अनुच्छेद 370 द्वारा जो है कि विशेष दर्जा भी मिला हुआ था कश्मीर को, तो अलग ही मानते थे अपने आप को कि हाँ हम अलग है, इस तरह से, ठीक है। अक्साई चीन का मामला ले लीजिए, अलगाववादियों के दृष्टिकोण ले लीजिए, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को जो समर्थन मिल रहा था, ये कुछ कारण है जिस कारण से जो आपका कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, वहां की राजनीति सदैव विवादों में घिरी हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही ये सब हटा दिया गया 370 वगैरह, वैसे ही सब कुछ शांत हो गया, आप बहुत सही चल रहा है, ठीक है, अभी के हिसाब से। तो सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है आपको। मैं आपको यहाँ पर मेन सब हेडिंग जो होते हैं ना वो दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, मेरा ऐसा मानना है कि सब हेडिंग अगर आपको पता हो और उसके बारे में अगर आपको बता दिया गया तो आप इजीली उसका आंसर लिखें। क्योंकि देखो भाई, टीचर जो होता है ना, वो एकदम किताबी लैंग्वेज भी लिख करके आ जाओगे ना तो काट देगा आंसर, ठीक है, या वहां पर कम नंबर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर को एकदम किताबी लैंग्वेज भी नहीं चाहिए होता है और लैंग्वेज चाहिए भी होता है, 50-50 का मार्जिन चाहिए होता है। 50% आपका यहाँ पर भाषा शैली होना चाहिए आंसर को लिखते वक्त, और 50% के आसपास यहाँ पर एनसीईआरटी का लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। तो सब हेडिंग के आधार पर पूरा एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। वो आएगा कैसे आपको? आप जब क्वेश्चन को समझेंगे, चीजों को, तभी आएगा, ठीक है। और कल पेपर है, आज आपको तैयारी कर रहे हैं तो समझिए जो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है एवं वैश्वीकरण का विरोध किन आधारों पर किया जा रहा है। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। वैश्वीकरण में क्या होता है? कई चीजों का एक देश से दूसरे देश में जाना आना, ये सब चला रहता है, ठीक है। जैसे 1991 से पहले आप बोलेंगे कि सर जी मेरे को एक ऐसा चीज चाहिए जो अमेरिका में मिलता है, ठीक है, तो वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि 1991 से पहले हमने वैश्वीकरण को अपनाया ही नहीं था। अब जैसे ही हमने वैश्वीकरण को अपनाया, हमें वो भी चीजें मिलने लग गई जो बाहर के देशों में मिलती थी। जैसे मान लीजिए अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो एप्पल का फोन आपको मिल जाता है, एमआई का फोन मिल जाता है। एमआई तो उस टाइम पे था भी नहीं। आपका शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, ओप्पो, वीवो, सैमसंग हो गया, नोकिया का फोन हो गया। ये सारी चीजें आपको आज मिल रही है। क्यों मिल रही है भैया? वैश्वीकरण के कारण। तो वैश्वीकरण में क्या होता है? आपका वस्तु का, सेवा का, पूंजी का प्रवाह होता है, ठीक है। प्रवाह कहां से कहां तक होता है? एक देश से दूसरे देश, और दूसरे देश से किसी तीसरे देश, तीसरे देश से किसी चौथे देश, ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है भैया? देखो, विरोध होने के बहुत सारे कारण हैं। विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वैश्वीकरण के ये आने से क्या हो रहा है, लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया में ले लीजिए ना, हमारा देसी खाना क्या है? चावल, दाल, सब्जी, ये हमारा देसी खाना है। लेकिन आज के टाइम पे चावल दाल कोई खाना पसंद करता है? रोटी खाना कोई पसंद करता है? नहीं करता है। क्या बोलते हैं कि यार हम ये नहीं खाएंगे, हम खाएंगे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, फिंगर, ये सब खाना पसंद करते हैं। तो ये क्या है? ये बाहर का है भैया खाना। ये क्या है? हमारी खान पान की आदतों में बदलाव आ रहा है। पहले हम लोग क्या पीते थे? अपना देसी, यहाँ पर वो आपका जो हो गया ना, लस्सी हो गया, दूध हो गया, ये हमारा देसी अपना खाना पीना है, ठीक है। और अब क्या पीने लग गए हैं? कोका कोला, ठीक है, इस तरह से लिम्का हो गया, कोक हो गया, रेडबुल हो गया आपका, ठीक है। तो लोग इन चीजों को ज्यादा पीना पसंद करते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। ये इंडिया का थोड़ी ना, ये बाहर का है।
तो ये कुछ कारण है जिस कारण से वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। हमारे यहाँ पे देसी कपड़ा क्या पहनते थे, धोती कुर्ता, और आज के टाइम पे कोई धोती कुर्ता पहनता है? नहीं पहनता है। टी शर्ट पहनता है, शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है। ये सब बाहर का संस्कृति है, आपका अमेरिका का पश्चिमी संस्कृति है। ये कारण है जिस कारण से आज के टाइम पे लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। वैश्वीकरण का विरोध एक आधार पे ये भी करते हैं कि हाँ, वैश्वीकरण आने से लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। यहाँ पे राज्य का कमजोर होने का खतरा रहता है। जैसे मान लीजिए एमआई का कोई एमआई आया इंडिया में, एप्पल आया है, ये सारी बाहर की कंपनियां इंडिया में आई, तो भारत सरकार को इनके अकॉर्डिंग रह करके कानून बनाना पड़ेगा ताकि ये कंपनियां बाहर ना जाए, ठीक है, वापस से अपने देश ना चली जाए। ये चली जाएंगी अपने देश तो इनको तो नुकसान होगा ही होगा, और हमारे देश को ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि हम अभी विकसित देश नहीं बने, हमारे पास वो कैपेसिटी अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य का कमजोर होने का खतरा रहता है, मतलब देश का कमजोर होने का खतरा रहता है। ऐसे पावरफुल तो है भाई देश, सारे देश पावरफुल है, ऐसा नहीं कि मिलिट्री के उससे कमजोर हो जाता है। यहाँ पर पॉलिसीज थोड़ा सा जो है सो कि ना लचीला बनाना पड़ता है, ठीक है, कंपनियों के लिए। तो ये सारे कारण है। WSF क्या है? WSF आपका एक मंच है जहां पर वैश्वीकरण का विरोध होता है और वहां पर सभी लोग जाकर के वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण था कि जो ताकतवर देश है वो मनमानी कर रहे हैं वैश्वीकरण के कारण, और जो कम ताकतवर देश है उनको यहाँ पर कुछ फायदा मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्वेश्चन है हमारा कि किन्हीं 4 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी, मतलब आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो बहुत सारे कारण है भैया आपातकाल की घोषणा क्यों की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है सो कि कुछ खास प्रभाव दिखा नहीं पाया, ये प्रभाव खोता जा रहा था, एक ये कारण थे कि आपातकाल लगा दिया। 1972 से 73 में मानसून की विफलता होने से कृषि की पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिली। तो वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं था भैया, बहुत गरीबी चल रही थी देश में, वैसे ही अकाल पड़ गया, इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई, कृषि की पैदावार में गिरावट आ गई, जिस कारण से क्या हुआ, आपातकाल लगाना पड़ा। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई। अब जैसे ही तेल का कीमत बढ़ेगा वैसे ही आपका जो पैसा है, डॉलर है, वो ज्यादा जाने लग जाएगा। इससे क्या हुआ, तेल की कीमतें बढ़ने से क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था हिल गई, ठीक है, इसलिए वहां पर आपातकाल लगाना पड़ा, अर्थव्यवस्था पर बुरा इसका असर पड़ा। यहाँ पर आगे लिख रखा है कि रेल कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली, जिस कारण से आपातकाल लगाना पड़ा। गुजरात और बिहार के छात्रों का आंदोलन देखने को मिला। श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता में आक्रोश पनपा, और जो जनता थी वो विरोध कर रही थी, और सरकार ने क्या बोल दिया, देश में आंतरिक अशांति के जरिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपातकाल लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडल मुद्दा क्या था, इसको समझिए। देखिए 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया, ठीक है, 1978 में। इसके अध्यक्ष विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे, इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? ये जो आयोग बनाया गया बच्चों, इसकी मुख्य सिफारिशें थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट वाले लोग, उनकी सरकारी नौकरियों में 27% सीटें आरक्षित करनी पड़ेगी, ठीक है, और भूमि सुधार को पूर्णतः लागू करना पड़ेगा। 27% सीट सरकारी नौकरियों में तो उन्हीं के लिए रिजर्व कर दो, यानी अगर 100 सीट है भैया तो 100 में से 27 सीट इनका होना चाहिए, ठीक है। एक ये इनकी सिफारिश थी मंडल आयोग की। और क्या सिफारिश थी भैया? 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, एक ये सिफारिश थी, भूमि सुधार जो था ना, वो जो कार्यक्रम चल रहा था भूमि सुधार, उसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। और यहाँ पर आगे बता रखा है कि 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए, और इसको लागू करने के बहुत यहाँ पर घातक परिणाम देखने को मिले। छात्र जो थे वहां पर बहुत तगड़ी तरीके से यहाँ पर विरोध कर रहे थे, और यहाँ तक ये भी देखने को मिला कि कई छात्रों ने आत्मदाह तक भी कर लिया भाई, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से आंसर लिखना है, पेपर में आ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, डिस्क्राइब व्हाट वाज द मंडल इशू। तो आपको कुछ इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है।
इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि गठबंधन की जो राजनीति होती है उसके 2 सकारात्मक तथा 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। ठीक है, यानी गठबंधन की राजनीति मतलब जब एक सरकार चलती है, गठबंधन वाली सरकार, जहां पर कई सारी पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, तो उसके क्या अच्छी चीजें हमें देखने को मिलता है, क्या खराब चीजें हमें देखने को मिलता है। तो पहले सकारात्मक यहाँ पर हम लोग इसके प्रभाव देख लेते हैं। क्षेत्रीय संतुलन में सहायक होता है, यानी रीजनल लेवल पे कह लीजिए बैलेंस बना करके रखता है। अगर यहाँ पर गठबंधन की राजनीति रहेगी तो विभिन्न दलों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व यानी मौका मिलता है यहाँ पर सरकार चलाने का। तो ये इसके सकारात्मक परिणाम है, इसी को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं हमें, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या कह लीजिए नेगेटिव हमें यहाँ रिजल्ट देखने को मिलता है कि राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलता है। मान लीजिए कि इस एक आपका गठबंधन का राजनीति जहां पर बहुत सारा पार्टी मिलकर के एक सरकार बनाया है, ठीक है, इसके टॉप पर एक लीडर बैठा है। तो ये जो टॉप पर ये लीडर जो बैठा है ये अपने हिसाब से कोई कदम नहीं उठा सकते, इन सबसे पूछना पड़ेगा, हाँ ये करूं ना करूं, एक बोलेगा है एक बोलेगा ना। तो इस तरह से राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहती है, नीतियों में दृढ़ता की कमी रहती है। लॉन्ग टर्म का नीति ये लोग नहीं अपना सकते, तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि ये पार्टी कुछ और बोलेगा, ये पार्टी कुछ और बोलेगा, तो काफी दिक्कतें भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके नकारात्मक प्रभावों को लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, इसको एक्सप्लेन करके लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है, स्पष्ट कीजिए। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो पर्यावरण की चिंता है वो अपरिहार्य है, जिसको अनदेखा नहीं कर सकते भाई, उसको एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पर। तो देखो, पर्यावरण की चिंता को हम लोग यहाँ पर अनदेखा नहीं कर सकते, उसका क्या कारण है भैया, बढ़ता प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण ये थोड़ी ना देखता है कि ये देश अपना भाई है यार, यहाँ पर नहीं जाना है, ये नहीं देखता। प्रदूषण पूरी धरती पर फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये कारण है कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिससे कि जो सूरज की हानिकारक किरणें आती थी, जो परत हमें बचाता था, उसमें लगातार छेद हो रहा है। तो एक ये कारण है कि यहाँ पर पूरे वैश्विक राजनीति में इस पर चिंता करनी चाहिए। और क्या कारण है भैया, स्वच्छ पेयजल की कमी हमें देखने को मिलती है, पीने का पानी मिल नहीं रहा है बहुत सारे देशों में। अफ्रीका जैसे देशों में चले जाइए, आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा। एक ये कारण है कि यहाँ पर चिंता करने की जरूरत है पूरी दुनिया को। और क्या है भैया, जैव विविधता को खतरा है। ठीक है, उपजाऊ जमीन, मत्स्य भंडारण, चारागाह का तेजी से घटना, जल चक्र गड़बड़ाने का खतरा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या का विस्फोट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कारण आप लिख सकते हैं वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता अपरिहार्य है उसके अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको 8 पॉइंट बताए, इस 8 पॉइंट में से कोई 6 पॉइंट अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देंगे, इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। ठीक है, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है, जिस आप सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप पढ़े होंगे, सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें आपका टोटल 15 मेंबर होता है, 5 आपका परमानेंट होता है सदस्य, ठीक है, स्थायी होता है, और 10 अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता है। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है भैया विश्व में शांति स्थापित करना। ठीक है, यूएनओ वाले जो चैप्टर के अंदर जो सुरक्षा परिषद है, इसका जो काम होता है आपका पूरी दुनिया के अंदर पीस मेंटेन करके रखना, किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना। कोई देश अगर कंप्लेन करता है कि भैया ये मेरे को शिकायत आ रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो है पूरा विचार किया जाता है। ठीक है, पूरा परामर्श लिया जाता है, हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है, इस देश को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अपने निर्णय को लागू जो है करवाने की कार्यवाही करना, जो भी इनका निर्णय होता है, जो भी इनका डिसीजन होता है, उनको लागू करने के लिए ये कार्यवाही करते हैं। झगड़ों का निपटान करना, जो भी झगड़े होते हैं दो देश के बीच में, उसको निपटाने के लिए ये काम करता है सुरक्षा परिषद। यहाँ पर आप एक निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैश्विक शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद एक अहम योगदान निभाता है, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, ये मैंने बना करके निष्कर्ष लिखा है बच्चों। ठीक है, जो आपका निष्कर्ष होता है वो पॉजिटिव प्लस में नेगेटिव दोनों होना चाहिए। निष्कर्ष कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, जो है सो कि आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फंक्शंस के बारे में बताना है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल का जो सैंपल पेपर नंबर 2 था जो मेरे द्वारा आपको करवाया गया वो समाप्त। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम और ऑल द बेस्ट। सभी को अच्छे से पेपर करना। जय हिंद।